हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं के लिए हिंदी अंतराल का एक चैप्टर जिसका नाम है सूरदास की झोंपड़ी। इस कहानी की पृष्ठभूमि जानते हैं थोड़ी सी। मुंशी प्रेमचंद ने इस कहानी को लिखा है। ये कहानी एक उपन्यास का पार्ट है। उस उपन्यास का नाम है रंगभूमि। 1924-25 के दौरान मुंशी प्रेमचंद ने एक उपन्यास लिखा रंगभूमि नाम का। उस उपन्यास का थीम था अंग्रेजों द्वारा भूमि अधिग्रहण, कि कैसे अंग्रेज भोली भाली जनता को मूर्ख बनाते हैं और उनकी ज़मीनें जो हैं हथिया लेते हैं। फिर कैसे इस कहानी में सारे किसान इकट्ठा होते हैं और अपनी ज़मीन को वापस पाने के लिए संघर्ष करते हैं। ये इस पूरे उपन्यास का प्लॉट है। इस उपन्यास में से एक कहानी आपके सिलेबस में ली गई है और जिसका नाम है सूरदास की झोंपड़ी। इस कहानी को पढ़ने से पहले थोड़ा सा जानते हैं इसके पात्रों के बारे में। इसके पात्र हैं सूरदास, जो कि एक अंधा भिखारी है। ये पात्र है, मुख्य पात्र सूरदास, जो कि एक अंधा भिखारी है। भीख मांग मांग कर ये कुछ पैसे जमा करता है। वो ऑलमोस्ट जो है 500 रुपये हो जाते हैं, क्योंकि उसे अपने जीवन में 3 इच्छाएं अपनी पूरी करनी थी। इसलिए वो भिक्षा मांग करके बहुत कठिन जीवन जीता है और ये पैसे इकट्ठे करते जाता है। 3 इच्छाएं जो उसकी थी, उसमें पहली इच्छा थी पितरों का पिंड दान करना चाहता है, दूसरा अपने बेटे का विवाह करना चाहता है, उसका नाम था मिठुआ, और तीसरा है गांव में कुआं खुदवाना चाहता है। ये हमारे कहानी के नायक की 3 मुख्य इच्छाएं थी। आगे बढ़ते हैं। पहले हम जानते हैं सारे पात्रों के बारे में कि पात्र जो हैं कौन कौन है। सूरदास के पड़ोसी एक भैरव है और एक जगधर, जो मेन जिनका रोल है इस कहानी में। भैरव और जगधर का मेन रोल है, और नायक राम और बजरंगी का नाम भी आपको बीच बीच में देखने को मिलेगा। एक मिठुआ मेन कैरेक्टर है। मिठुआ जो है एक छोटा अनाथ बच्चा है। ये सूरदास का बच्चा नहीं है, एक उसके भाई का, सगे भाई का नहीं, मतलब ऐसे ही रिश्ते में किसी भाई का बेटा है जो कि अनाथ है। तो ये दोनों अनाथ मिलकर के एक दूसरे का सहारा बनने की कोशिश करते हैं। सूरदास इस बच्चे का पालन पोषण करके उसको बड़ा करता है और उसका जो है विवाह करना चाहता है। ये इसकी इच्छा है कि ये जो है इसके बुढ़ापे का सहारा बनेगा। इसके अलावा जो एक अगला पात्र है सुभागी। ये दंपति इस कहानी में मेन रोल निभाते हैं। भैरव की पत्नी है सुभागी। भैरव और सुभागी में हमेशा लड़ाई होती रहती है। उन दोनों में हमेशा लड़ाई रहती है। भैरव जो है सुभागी को बात बात पर मारता पीटता रहता है, और सुभागी जो है सूरदास के घर में आकर के छिप जाती है, उसके घर में शरण लेती है। सूरदास उसकी मदद करता है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कहानी में। अब सूरदास ने पैसे इकट्ठे कर लिए हैं और सूरदास जो है सुभागी की मदद करता है। तो ये 2 कारण हैं जिसकी जलन की वजह से भैरव जो है क्या करता है, सूरदास की झोंपड़ी में आग लगा देता है। साथ ही उसकी झोंपड़ी में जो पैसे रखे होते हैं उनको वो चोरी कर लेता है। ये बात जैसे ही जगधर को पता लगती है, जगधर को पूरा शक था भैरव ने ये किया। जगधर को ये बात जैसे ही पता लगती है और जैसे ही उसे पता लगता है कि उसके पास 500 रुपये आ गए हैं, एक ही झटके में उसने कमा लिए हैं, तो उसको भैरव से जलन होने लगती है। कुछ और बिंदु जानते हैं। कहानी के मुख्य बिंदु जो हैं, सूरदास सुभागी की मदद करता है, उसको अपने घर में शरण देता है। इसलिए भैरव जो है सूरदास को अपना दुश्मन मान लेता है। उसे लगता है कि वो उसकी इज्जत खराब कर रहा है, वो पति पत्नी के रिश्ते के बीच में आ रहा है, जबकि एक्चुअल में ऐसा कुछ होता नहीं है। रियलिटी कुछ और होती है। लेकिन भैरव जो है केवल इसी बात से फ्रस्ट्रेट हो जाता है। उसके बाद अपनी फ्रस्ट्रेशन कैसे निकालता है, वो झोपड़ी में आग लगा देता है और पोटली को चोरी कर लेता है। उस पोटली में जो है सूरदास ने अपने जीवन भर की कमाई को संजो कर रखा था, क्योंकि उसको, जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया, उसको अपनी वो 3 इच्छाएं पूरी करनी थी। अब होता क्या है, जगधर को पता चल जाता है कि उसने पैसे भी चोरी कर लिए और सूरदास की झोपड़ी में आग भी लगा दी। तो वो जाता है भैरव के पास और उससे बातें करता है। बात बात में वो उगलवाने की कोशिश करता है, पूछने की कोशिश करता है कि क्या उसने झोपड़ी में आग लगाई है और पैसे चुराए हैं। तो वो
भैरव उसको सच बता देता है, क्योंकि भैरव को लगता है कि उसने बिल्कुल सही काम किया, उसने कोई गलत काम नहीं किया। तो वो उसको बता देता है कि हाँ, उसने ही उसकी झोपड़ी में आग लगाई है और उसने ही पैसे चुराए हैं। तो जगधर उसको धन लौटाने की बात कहता है। जगधर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि भैरव को एक ही झटके में इतने सारे पैसे मिल गए और इतने पैसों से अब वो ऐश करेगा। तो जगधर को ये उम्मीद थी या तो भैरव उससे आधे आधे पैसे बांट ले या फिर वो उसके पैसे वापस लौटा दे। दोनों ही तरीकों को भैरव जो है मना कर देता है, धन उसका नहीं लौटाता। भैरव मना कर देता है उसका धन लौटाने के लिए और मानता है कि उसने बिल्कुल सही किया, क्योंकि सूरदास उसके इज्जत के साथ खेल रहा था, उसकी पत्नी को बढ़ावा दे रहा था, उसकी पत्नी को बहका रहा था, उसको सिखा रहा था, उसका घर तोड़ने की कोशिश कर रहा था। ऐसा भैरव अपने मन में अज्यूम कर लेता है, जबकि सच्चाई ये नहीं होती। केवल भैरव कोई ऐसा लगता है और इस वजह से वो जो है अपना बदला लेता है। आगे बढ़ते हैं। जगधर को जब ये लगा कि भैरव पैसे नहीं लौटाएगा, जगधर को लग गया कि भैरव पैसे लौटाने वाला नहीं है, तो फिर जगधर जो है सुभागी को सच बताता है, उसकी पत्नी को सच बताता है, ताकि ये किसी तरीके से उसको प्रेशराइज करे, पैसे लौटा दे। जगधर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि भैरव इतने पैसों के साथ ऐश करे। उसके बाद क्या होता है, जगधर और सुभागी दोनों मिलकर जाते हैं और सूरदास को सच बता देते हैं। दोनों बताते हैं कि उसी ने आग लगाई है और उसी के पास तुम्हारी पैसों वाली पोटली है। सूरदास क्या करता है, पोटली को अपनी मानने से इनकार कर देता है। सूरदास ये कहता है कि पोटली उसकी नहीं हो सकती, अगर उसके पास इतने पैसे होते तो उसको भीख मांगने की ज़रूरत नहीं होती। सूरदास पोटली को अपनी मानने से इनकार इसलिए कर देता है क्योंकि अगर लोगों को पता लगेगा एक भिखारी के पास इतने पैसे हैं तो लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। एक भिखारी के पास पैसे होना ज़्यादा शर्मिंदगी की बात है बजाय कि उसके गरीब होने के। वो क्या कहता है कि अगर भैरव ने झोपड़ी जलाई है और भैरव ने उसके पैसे चुराए हैं तो वो उसके पूर्व जन्मों के कर्म फल है। हो सकता है उसने पिछले जन्म में भैरव की झोपड़ी जलाई हो सकता है उसने पिछले जन्म में भैरव के पैसे चोरी किए हों, इस वजह से इस जन्म में उसके साथ ऐसा हो रहा हो। आगे चलते हैं। अब जो है बहुत निराश है सूरदास से, आगे बढ़ने के लिए या आगे अपना जीवन व्यतीत करने के लिए कोई आशा की किरण दिखाई नहीं देती। बिल्कुल निराश हो चुका है, पूरी उम्र संघर्ष करके उसने जो धन जोड़ा था वो भी उसके पास अब नहीं बचा, तो उसके जीवन का आधार जो था वो उसको जाता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड में क्या होता है, जैसा हम जानते हैं कि कहानी के एंड में जाकर के एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आता है, एक ऐसा ट्विस्ट आता है कहानी में कि हमें लगने लगता है कि हाँ अब कहानी ख़त्म होने वाली है। तो कहानी में जो एंड है, जो टर्निंग पॉइंट है वो ये है कि बच्चे खेल रहे होते हैं। बच्चे, एक मिठुआ और घीसू, दो बच्चों का नाम है। बच्चे खेल रहे होते हैं और घीसू जो है मिठुआ को खेल खेल में मार देता है, तो मिठुआ रोते हुए अपने घर भाग आता है। तो घीसू उसको चिढ़ाता हुआ कहता है, पीछे से आता है चिढ़ाते हुए कहता है कि खेल खेल में भी कोई रोता है। और ये एक लाइन जो है इस कहानी की टर्निंग पॉइंट बन जाती है। जैसे ही सूरदास के कानों में ये बात गई, खेल खेल में भी कोई रोता है, वो बिल्कुल निराशा से एकदम से निकल आया। वो सोचता है कि ये जीवन क्या है, ये जीवन एक खेल ही तो है, इसमें सबको निरंतर खेलते रहना है। खेल के नियम क्या होते हैं? खेल के नियम है कि हार हो या जीत हो, हमें खेल के नियमों का पालन करना है, क्विट नहीं करना है। जो व्यक्ति खेल में भाग लेगा उसको निरंतर जो है संघर्ष करना पड़ेगा, उसको निरंतर खेलना पड़ेगा। कभी हार हो कभी जीत हो, हमें धक्के खाने को मिले, हम हार पे हार सहते जाएं तो भी हमें हिम्मत नहीं हारनी। खेल में हमेशा एक जैसा समय नहीं होता। जिस तरीके से हम जीत पर गर्व महसूस करते हैं उसी तरीके से हमें अपनी हार को भी स्वीकार करना चाहिए। इस वाक्य से सूरदास में जो है आशा बनती है, वो दोबारा से जीवन जीने के लिए तैयार हो उठता है, दोबारा उठ खड़ा होता है। दोबारा उठ खड़ा होता है का मतलब
कि वो मिठुआ को कहता है कि हम दोबारा से झोंपड़ी बनाएंगे। फिर मिठुआ कहता है कि अगर वो फिर जला देंगे तो हम फिर बना लेंगे, वो 100 बार जला देंगे तो फिर हम 100 बार बना लेंगे, वो 1,00,000 बार जला देंगे तो हम 1,00,000 बार। वो जैसे मतलब बच्चा प्रश्न पूछता जाता है, उसी सीक्वेंस में, वो उसी टोन में, उसी वाक्य में उसका आंसर देता जाता है। यानी कि किस भी परिस्थिति में अब वो दोबारा से जीवन जीने के लिए तैयार है। कितने भी विपरीत परिस्थिति आए, यानी विरोधी 100,00,000 बार उसकी झोंपड़ी जलाएं तो वो 100,00,000 बार दोबारा से बनाएगा उसको। एंड में हमें जो देखने को मिलता है, सूरदास के अंदर नव निर्माण की भावना है, दोबारा से नया निर्माण करने के लिए उठ खड़ा होता है। पुनः सृजन, ये भी नव निर्माण के जैसे ही है कि दोबारा से किसी चीज़ को बनाना, कुछ नया कंस्ट्रक्शन करना, कुछ नया निर्माण करना। और जीवन एक खेल है, ये उसको अच्छे से समझ आ जाता है, और खेल के नियमों को जो सम्मान करे उसी को खेलने का हक होता है। तो इस तरीके से एक सुंदर सी कहानी है, छोटी सी कहानी है, बहुत ज़्यादा इसमें ऐसी छिपी हुई बातें, छिपे हुए अर्थ नहीं है, एक सीधी सरल सी कहानी है। प्रेमचंद वैसे भी ऐसी चीज़ें लिखते थे जो बहुत ज़्यादा यथार्थवादी होती थी, बिल्कुल जीवन से जुड़ी हुई, सीधे सीधे, कोई आडंबर नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई ऐसी वाली चीज़ें नहीं। तो ये प्रेमचंद के लेखन की विशेषताएं भी मानी जाती हैं। आई होप आपको कहानी अच्छे से समझ आई होगी।